गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे नए सीरीज़ के अगली दवा की, जिसका नाम है एंटिम क्रूड। डॉक्टर नैश ने सारी चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया। नक्सोमिका, पल्सिट्ला, ब्रायोनिया, अभी एंटिम क्रूड। इस सीरीज़ में इसलिए उन्होंने किया ताकि हम बाकी दवाओं के जो डिफ्रेंशिएशन है उसको आसानी से समझ सकें। एंटिम क्रूड का जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो है वाइट कोटिंग ऑफ द टंग। जीभ पर एक थिक वाइट कोटिंग लगी रहेगी। जीभ का एग्जामिनेशन हर मरीज का ज़रूर करना चाहिए। ढेर सारे इंडिकेशंस ऐसे कि बेलाडोना का स्ट्रॉबेरी टंग, ऐसी ढेर सारी दवाएं हैं जिसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। एंटिम क्रूड पेट की बहुत ही अच्छी दवा है और पल्सिट्ला की तरह इसमें ओवरलोडिंग, पल्सिट्ला नक्सोमिका में दोनों में पेट खराब होता है। मैंने बताया था कि पल्सिट्ला जब चिकनी चीज़ खाता है, पोर्क, फैट फूड, पेस्ट्री, ईटीसी, और नक्सोमिका जब ओवरलोडिंग ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसका पेट खराब हो जाता है। एंटिम क्रूड में दोनों ही हैं, ओवरलोडिंग से भी और स्पाइसी फूड खाएगा तब भी उसका पेट खराब हो जाता है। एंटिम क्रूड का डायरिया होता कैसा है? एंटिम क्रूड का जो स्टूल होता है, जब आप पूछेंगे तो जैसे बच्चों को तो मैं कहता हूँ कि ज़रा एक फ़ोटो लेते आइए, तो वैसी पिक अगर दिखती है तो मैं सिर्फ एंटिम क्रूड देता हूँ। पानी लगा रहता है चारों तरफ और बीच में सॉलिड 2-3 मास स्टूल के रहते हैं। 2-3 स्टूल सॉलिड मास रहते हैं, फिर बाकी पानी की तरह चारों तरफ गिरा रहता है। तो उसमें मैं स्टूल देख करके एंटिम क्रूड देता हूँ, वो ठीक हो जाता है। 200 में 2-3 खुराक दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ये वैरायटी का स्टूल होता है। ज़्यादातर मॉर्निंग डायरिया होता है क्रॉनिक केसेस में, और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होता रहता है। और अगर ये ओल्ड पीपल में है, बूढ़े लोगों में है, तो इस चीज़ को आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जो नाखून होता है हाथ का, अगर बाई चांस चोट लगी नाखून पे और नाखून फट गया तो वो स्प्लिट हो करके ही उगेगा। अगर आप उसको निकलवा भी देते हैं तो अगला जो नाखून आएगा वो भी 2 टुकड़ों में ऐसे स्प्लिट होकर के ही आएगा। एक वार्ड की तरह उसमें ग्रोथ हो जाता है, मोटा, थिक, डिस्टॉर्शन, शेप उसका सही नहीं रहता है। एक बार अगर चोट लग गई या नहीं भी लगी तब भी इसमें, जैसे अगर आप साइलिसिया देखेंगे तो साइलिसिया में क्रिपर्ड नेल है। ग्रेफाइटिस में क्रिपर्ड नेल है लेकिन नाखून बहुत थिक रहता है, मोटा रहता है, चाहे वो उंगलियों का हो चाहे पैर का। और थूजा में ब्रिटल नेल है, वो कट कट के ऐसे गिरता है, ऐसे करेंगे तो झड़ता रहेगा। क्रम्बलिंग है, मतलब ऐसे घुमावदार क्रम्बल कर जाता है और बिना किसी शेप का रहता है। किसी भी शेप में थूजा में वो नाखून उग सकता है। हॉर्नी ग्रोथ, पूरे शरीर में जो सिंग होता है ना, बैल का सिंग, उस तरह का कोई ग्रोथ, हॉर्नी लाइक ग्रोथ पूरे शरीर में कहीं भी है, तो फिर आप एक बार एंटिम क्रूड के बारे में सोच सकते हैं और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कॉर्न है, कैलोसिटीज़ है, पैरों में निकल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। वो चलेगा तो दर्द होगा ही होगा। दूसरी दवा है रैननकुलस बल्बोसस। फीट बहुत टेंडर होता है और इसी टेंडर फीट की वजह से ढेर सारे गठिया के केसेस ठीक किए गए कि चलते समय फीट, पैर जो है बहुत सेंसिटिव मालूम देता है, दर्द होता है। एक केस में, अब ये याद नहीं आ रहा कि किसका केस था, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें टेंडर फीट में जो उन्होंने दवा दिया था उससे एक्जिमा ठीक किया था। मरीज को बहुत पुराना एक्जिमा था और फीट टेंडर था और कुछ वाइट टंग थे। इस बेस पर एंटिम क्रूड दिया गया और उनका एक्जिमा ठीक हो गया। अब जैसे बेराटा कार्प का जो सोल होता है वो सोर हो जाता है पसीने की वजह से, इतना ज़्यादा उसको पसीना होगा। पल्सिट्ला का जो सोल होता है, दर्द होता है पैरों में, सोल में, और टेंडर मालूम देते, टेंडरनेस मालूम देती है। लेडम पाल्प में एड़ियों में दर्द होता है, एड़ी और जो पैर का तलवा है दोनों जगह दर्द होता है। चलते समय उसमें
टेंडरनेस रहती है। मेडोराइनम में ये कहा गया कि घुटनों के अलावा किसी और बेस पे चल ही नहीं सकता, पैर पे वो चल ही नहीं जाता, इतना उसको दर्द होता है। मेडोराइनम में वो घुटनों पे ही चलना पसंद करेगा, इतना दर्द होता है। और लाइकोपोडियम में जो पैर होता है, सोल होता है, वो सूजा हुआ रहता है और दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों अल्टरनेट होते रहते हैं, खास तौर से जब उसका कैरेक्टरिस्टिक टंग, जीभ मौजूद रहती है। फीवरिश कंडीशन एट नाइट, रात के समय बुखार आता है। ये चीज़ जैसे जो बच्चे होते हैं, तो एंटीम्क्रूड के जो बच्चे होते हैं वो कोई भी अटेंशन डॉक्टर का, जैसे अब हमारी क्लिनिक में अगर कोई बच्चा आ रहा है, गोद में है माँ के, तो उसकी तरफ देख भी लेंगे तो तुरंत रोने लगता है या मुँह छिपा लेगा, चिढ़ जाएगा, इरिटेबल। कैमोमिला जितना तो इरिटेबल नहीं रहता, लेकिन फिर भी काफ़ी इरिटेबल रहता है। उसको फर्दर जब आप इंक्वायरी करेंगे तो नहाने के बाद उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, या बच्चा नहाना नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहता है। बुखार जो होता है एंटीम्क्रूड का, वो रात के समय ज़्यादा रहता है और प्यास ज़्यादा मालूम देती है। और कैरेक्टरिस्टिक जो जीभ है वो है ही आपके साथ। हेडेक, सर में दर्द, नदी में नहाने से, ठंडे पानी से नहा लेने से, कहीं पानी में गिर गए, स्विमिंग पूल में गिरी गए गर्मी के मौसम में, उससे तकलीफ़ बढ़ जाती है। यूँ कहें तो सारी चीज़ें उससे तैयार हो जाती हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम, बहुत ढेर सारे क्रॉनिक केसेस हैं। जब पुरानी हिस्ट्री आप लेंगे तो पता चला कि एक बार हम नदी में नहाए थे गर्मी के मौसम में, तभी से ये दिक्कत है। तो ऐसे कंडीशन में रस्टॉक्स तो है ही, लेकिन उससे भी पहले एंटीम्क्रूड के बारे में सोचना चाहिए। एंटीम्क्रूड रिवर बाथिंग में सबसे ऊपर आती है। एंटीम्क्रूड मरीज की सारी तकलीफ़ें गर्मी के मौसम में बढ़ जाती हैं। जो सूरज की गर्मी होती है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और भी दवाएं हैं, नाइट्रोम्यूर है, ग्लोनाइन है, तमाम दवाएं हैं। तो थोड़ा वो गर्मी में जैसे ही जाएगा तो उसका सर का दर्द या ईचिंग, कोई भी तकलीफ़ है वो गर्मी से एकदम से बढ़ जाएगी। और एक सिम्टम जो एंटीम्क्रूड का है कि लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम हीट ऑफ सन, गर्मी इतनी लग गई उसको या लू लग गई, जब आप हिस्ट्री लेंगे तो कुछ ना कुछ हीट एक्सपोजर हुआ, उसके बाद उसकी आवाज़ चली गई। तो एंटीम्क्रूड एक ही दवा है, सबसे ऊपर आती है। मेंटल सिम्टम की अगर बात करें तो एंटीम्क्रूड जो है बहुत सेंटिमेंटल होता है। शाम के समय वो उसका जो मन होता है बहुत अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है, ख़ास तौर से शाम के समय। हर बात पे उसको रोने का मन करता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। और अगर ख़ास तौर से लव डिसअपॉइंटमेंट या लव फेल्योर की हिस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई है तो एंटीम्क्रूड। बच्चों में ये कॉर्नर्स के माउथ कटे रहते हैं, ये नाक, ये कमिश्योर है, नेसल कमिश्योर, ये भी कटा पिटा रहता है। वेजाइना के जो इरप्शंस हैं, लेबियल स्किन है, वो कटी पिटी रहती है, उसमें खुजली होती है बहुत ज़्यादा। और एंटीम्क्रूड में और भी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में हमारे आती रहती हैं कभी कभार। कॉपियस हेमरेज होता है बहकाने के रास्ते से, और उसके साथ साथ सॉलिड स्टूल पार्टिकल्स भी रहते हैं। जो आईलिड्स रहती है उसमें क्रॉनिक रेडनेस रहता है, आई के अंदर नहीं, आईलिड्स में रेडनेस और ईचिंग होती है, फटा कटा इस टाइप का रहता है। दांतों में दर्द, जो दांत सड़ गए, जैसे हम लोग क्रियोजोट देते हैं, कॉफिया देते हैं, और भी दवाएं हैं, स्टेफिसेग्रिया है, इसमें भी दांतों में दर्द होता है जिस दांतों में सड़न है। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जिस पे हमें दवा देनी वो है कि दर्द रात में ज़्यादा होता है। अगर दिन में होता है तो आप एंटीम्क्रूड देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन रात में देंगे तो वो दर्द में आराम हो जाएगा। गैस्ट्रिक ट्रबल आफ्टर एसिड्स, सॉर फूड, विनेगर, इसका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा खाना खा लेने से डिस्टर्ब होता है। यहाँ ब्राइनिया और एंटीम्क्रूड दोनों लगभग इक्वल होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें इसको अलग कर सकती है। एंटीम्क्रूड में भी प्याज ज़्यादा रहता है, टंग वाइट रहता है। जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो आप जब स्टूल में देखेंगे तो खाना पूरा से पचा नहीं रहता है, कुछ सॉलिड मास रहते हैं, कुछ पानी की तरह से मोशन रहता है मरीज का। एक बेचैनी रहती है खाने के बाद,
नॉजिएटेड फीलिंग रहती है, हमेशा मिचली जैसा आता है, और ये लगता है कि अगर हम उल्टी कर दें, सब बाहर निकाल दें तो आराम हो जाएगा। गर्मी में खाना खाया, धूप में चले गए किसी काम से, उसके बाद पेट खराब हो गया। जैसे मेरे पिताजी बताते थे कि कलकत्ता के एक केस था, मरीज जो है गर्मी का मौसम था और वो ट्रेन से उतरा और तुरंत आया, उसको बहुत प्यास लगी थी, कुछ ठंडा शरबत पिया उसने तुरंत, और उसके बाद उसको तुरंत वहीं तबीयत खराब हो गई। उस समय कलकत्ता में ये 1965 का एक केस है। ज़्यादातर लोग होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेते थे, तो इत्तेफाक से वो पिताजी उसको देखे, डील किए और अपने कॉलेज लाए। वहाँ उनके प्रोफेसर थे डॉक्टर BN चक्रवर्ती, तो उन्होंने पूरा केस लिया और उसके बाद उन्होंने उनको डलका मारा दिया, डलका मारा वनम। तो उन्होंने बताया कि जब गर्मी इतनी हो तुरंत ठंडा पानी पी लें, और पेट खराब हो जाए, कॉलरा जैसे सिम्टम हो जाए तो डलका मारा। गर्मी के मौसम में अगर ओवर ईटिंग हो जाए तो एंटिम क्रूड, या रिवर बाथिंग है तो एंटिम क्रूड रेस्टॉक्स। तो ये थी आपकी एंटिम क्रूड एज फॉर एज पॉसिबल, जो मैं अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था, डॉक्टर इबिनेश। थैंक यू।